आज ही के दिन 72 साल पहले भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिसे आप इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, और इसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और आप में से तो ज्यादातर लोग वोटर्स होंगे, तो ये असल में आपका दिन है। वैसे तो ये दिन भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि यहीं से यह धारणा भी बनी कि चुनाव जीतना ही असल में लोकतंत्र है। और आज लोकतंत्र को हमारे देश में यह मान लिया गया है कि चुनाव जीतना ही असली लोकतंत्र है। इस धारणा की वजह से हमारे देश के नेताओं ने भारत की जरूरतों से ज्यादा चुनाव जीतने पर ही हमेशा ध्यान दिया। चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, सत्ता में कैसे बनाए रहा जा सकता है लंबे समय तक, इसके लिए ही हमारे नेता आजादी से लेकर अब तक रणनीतियां बनाते रहे। और इससे हमारे देश के नेता चुनाव जीतने में तो माहिर हो गए, लेकिन इस चुनावी प्रपंच में देश उन लक्ष्यों से भटक गया जो आजादी से पहले हमारी प्राथमिकता थे। इसके अलावा भारत के करोड़ों वोटर्स भी पिछले 7 दशकों में चुनाव और लोकतंत्र को सही मायनों में ठीक से समझ नहीं पाए। कभी ये वोटर्स किसी पार्टी का वोट बैंक बन गए, कभी किसी पार्टी ने इनके नाम पर तुष्टीकरण किया, और कभी मुफ्त का माल देकर इस देश के वोटर्स से उनके वोट की ताकत छीन ली। कुल मिलाकर देखें तो चुनावों की राजनीति 4 स्तंभों पर आकर टिक गई है। अगर आज आप अपने चुनावों को देखेंगे तो आपको कुछ शब्द नजर आएंगे। आरक्षण नजर आएगा। चुनाव क्या है? आरक्षण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, मुफ्त का माल। पहला है आरक्षण। भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था वैसे तो शुरू में बहुत टेम्परेरी, अस्थायी रूप के लिए की गई थी, और शुरू में सिर्फ 10 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद और यह तय हुआ था कि समीक्षा की जाएगी 10 वर्षों के बाद, और इसी पर आगे बढ़ते हुए इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करना शुरू कर दिया, और आज आरक्षण किसी भी नेता के लिए उसका मनपसंद टॉपिक होता है। अब होना यह चाहिए था कि आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद हमारे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए था जिसे आरक्षण की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े। लेकिन हमने उल्टा रास्ता अपनाया। हमने यह तय किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आरक्षण पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया जाए। होना यह चाहिए था कि हर साल या हर 5 साल में सरकार को यह बताना चाहिए था कि अब हमारे देश में इतनी जनसंख्या ऐसी हो चुकी है, सक्षम हो चुकी है कि अब उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हर 5 साल में आप कुछ लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर निकालिए, क्योंकि अब वो सक्षम है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आपके देश में एक भी व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे लोग सक्षम हो जाएंगे। सबको स्कूल में एडमिशन मिलेगा बिना आरक्षण के, सबको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा बिना आरक्षण के, सबको नौकरी मिलेगी बिना आरक्षण के। दूसरी बात, नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तुष्टीकरण को अपना एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण के विचार को हवा दी गई, और ऐसा करके लोगों के वोट हासिल किए गए। हर वो बात कही गई जिससे वोटर खुश होता है, और सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। और आज भी सेक्युलरिज्म चुनाव के बाजार में बिकने वाली सबसे अच्छी कमोडिटी है। तीसरा पॉइंट है ध्रुवीकरण। बांटा कैसे जाए? भारत में 1951 और 52 के पहले लोकसभा चुनाव से ही धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे को आधार बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति हुई। और जब चुनावों में पार्टियों को इसका फायदा मिलना शुरू हुआ तो इससे ध्रुवीकरण का आइडिया और मजबूत हुआ, और ये विचार आज भी भारतीय राजनीति के डीएनए में बसा हुआ है। कितना आसान है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप लोगों को बांट दीजिए, और उसी का एक रिजल्ट है, उसी का नतीजा है कि आज जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो आज भी वोटर ये देखता है कि मेरी जाति का उम्मीदवार कौन है, और मैं अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट दूंगा। धर्म के आधार पर लोग ये देखते हैं कि जो मेरे धर्म का उम्मीदवार है मैं उसी को वोट दूंगा। ऐसा दिन हमारे देश में आ जाना चाहिए था जब वोटर एक बार भी यह ना सोचे कि उम्मीदवार की जाति क्या है, और उम्मीदवार का धर्म क्या है, और उम्मीदवार का क्षेत्र क्या है, उम्मीदवार कहां पैदा हुआ है। जो सबसे लायक उम्मीदवार हो उसे वोट देना चाहिए था। लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा आज भी जब टिकट दिया जाता है तो यह बताया जाता है कि किस पार्टी ने किस जाति के कितने लोगों को टिकट दिया, किस धर्म के कितने लोगों को टिकट दिया। और आज भी कैंडिडेट की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति होती है। और आखिरी पॉइंट है मुफ्त का माल। 60 के दशक में हमारे देश के कुछ नेता इस बात को समझ गए थे कि अगर इस देश के वोटर्स को मुफ्त का माल दिया जाए, मुफ्त कोई सामान या सुविधा दी जाए, तो चुनाव में वो वोटर उसी पार्टी की सरकार के लिए ईमानदारी से वोट देगा।
उदाहरण के लिए वर्ष 1967 के तमिलनाडु चुनाव में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई ने लोगों को 1 रुपए में 4.5 किलोग्राम अनाज देने का ऐलान किया। 2006 में डीएमके के एम करुणानिधि ने चुनाव से पहले लोगों को मुफ्त का रंगीन टीवी देने का वादा किया। 2013 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं को मुफ्त लैपटॉप बांटे। चुनाव में शराब और साड़ियां बांटने की परंपरा 60 के दशक से ही शुरू हो गई थी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार भी लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देकर सरकार बना चुकी है। जिन 5 चुनावों में इस समय चुनाव होने वाला है, वहां भी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है, वहां भी पार्टियों के बीच आपने देखा होगा अब मुफ्त का माल बांटने की होड़ लगी हुई है। हर पार्टी आपके पास आती है और कहती है कि मुफ्त में ये बिजली का बिल मुफ्त करवा लीजिए, पानी का बिल मुफ्त करवा लीजिए। और अब पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपए और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी प्रत्येक महिला को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा कर दिया है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुके हैं। तो धीरे धीरे अब हमारा जो चुनाव है वो सिर्फ इस बात पर आधारित है कि कौन पार्टी आपको घर बैठे बैठे बिना काम किए, बिना परिश्रम किए पैसा देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप आगे चलकर इन पार्टियों से, सरकारों से जब बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, रोजगार के बारे में बात करेंगे, तो ये आपकी बात सुनना नहीं चाहती। इसलिए कहती हैं रोजगार मत मांगिए, घर बैठे पैसा ले लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन राज्यों पर भारी भरकम कर्ज है। ये सारे राज्य इस दौरान जो तमाम मुफ्त की चीजें देते हैं, इन पर इतना भारी कर्ज है, उसके बाद भी ये मुफ्त की चीजें वोटरों को बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर 6,11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल पर 5,35,000 करोड़, तमिलनाडु पर 4,85,000 करोड़, पंजाब पर 2,82,000 करोड़, बिहार पर 1,47,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और महाराष्ट्र पर 6,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बावजूद इन तमाम राज्यों के जब नेता आपके सामने वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो तब भी आपसे ये कहते हैं कि वो आपको मुफ्त में लैपटॉप देंगे, मुफ्त में मोटरसाइकिल देंगे, मुफ्त में स्कूटी देंगे। और अब तो ये अलग लेवल पर चला गया है। अब जो पार्टियां हैं वो तो आपको ये कहती हैं कि आप कुछ मत कीजिए, हम आपको घर बैठे पैसा भी देंगे, हर महीने पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी एक तरीके से ये पार्टियां चाह रही हैं कि आप काम भी मत करिए और जीवन भर इन्हीं पर आश्रित रहिए। किसी भी पार्टी के लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि उसका वोटर किसी काम करने की स्थिति में रहे ही नहीं और पूरी तरह से उस पार्टी या सरकार पर आश्रित हो जाए और फिर जैसे वो नेता कहे वैसे करता चले। आज हमारे देश के बहुत सारे वोटर्स को बड़े बड़े हाईवेज तो चाहिए, अच्छे अस्पताल भी चाहिए, वर्ल्ड क्लास, अपने शहर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं चाहिए, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो बहुत सारे लोग उन्हीं पार्टियों को चुन लेते हैं जो उन्हें मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करती हैं, जो कहती हैं कि वो उन्हें घर बैठे ही रोजगार भत्ता देती रहेंगी। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए हमारे पास वोटर भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, उसकी सोच भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आज के दिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि वोटर से ही लोकतंत्र बनता है और किसी भी लोकतंत्र की पहचान ये होती है कि उस लोकतंत्र का वोटर कितना समझदार है। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। सोचिए, हमारे देश में 90 करोड़ वोटर्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर्स हमारे यहाँ हैं। यह संख्या अमेरिका के कुल वोटर्स की संख्या से लगभग 5 गुना ज्यादा है और अमेरिका की तो कुल आबादी ही 33 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 17 करोड़ वोटर्स हैं। इसके बावजूद भारत के ज्यादातर वोटर्स आज भी लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बन नहीं पाए, बल्कि उन्हें हमारे देश के नेताओं ने अपना वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है और उन्हें मुफ्त का माल देकर लगातार हर चुनाव में लुभाया जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास वोटर बनिए, समझदार वोटर बनिए। अगर आप समझदार वोटर बनेंगे तो आपको सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास मिलेंगी और तभी ये देश बेहतर हो पाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.